हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि पेडागोजी एक्रॉस द करिकुलम आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि पुस्तकालय क्या है, जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। पुस्तकालय और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इसको शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पुस्तकालय को स्कूल भवन का एक विशेष कक्ष न मानकर बल्कि कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया का एक रूप जो है पूरक माना जाता है। इस प्रकार से पुस्तकालय स्कूल का एक हृदय है, यानी कि हार्ट है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो स्थान बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करने में सहायता करता है। आज शिक्षक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। पुस्तकालय शिक्षकों तथा विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, अतः इसे वास्तविक अर्थों में सुयोग्य बनाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति जो है आकर्षण अनुभव हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व बताएं कि जो साइंस लैब होती है उनका क्या महत्व है, यानी कि किस लिए ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन तथा स्वावलंबन जैसी भावनाओं का आसानी से विकास होता है। दूसरा है छात्रों में कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति व निर्णय लेने का विकास होता है। तीसरा है प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक वातावरण बनाया जा सकता है। चौथा है बालकों को अध्यापक व अन्य साथियों के निकट आने का अवसर मिलता है। पांचवा पॉइंट है विज्ञान विषय का वास्तविक ज्ञान प्रयोगशाला की सहायता से प्राप्त होता है। सिक्स पॉइंट है छात्र अपने अनुभव से बहुत अधिक सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन, सामूहिक रूप से काम करने में जो है सामाजिकता की भावना का विकास होता है। एट्थ पॉइंट है छात्रों को विषय स्पष्ट हो जाता है, यानी कि जो छात्रों का जो विषय है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, प्रयोगशाला में सामान एक ही जगह रखा जाता है, तय समय की बचत होती है। तो ये जो है साइंस लैब के जो हैं फ़ायदे हैं, इसके हेल्प से जो है इन सभी की जो प्राप्ति है आपको जो है विज्ञान प्रयोगशाला की जो साइंस लैब होती है उसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल संगठन के उद्देश्य बताइए, यानी कि स्कूल संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है छात्र को लाभान्वित करने के लिए स्कूल का संगठन जो है बनाना चाहिए। दूसरा है उसकी शक्तियों को जो है प्रशिक्षित करना चाहिए। तीसरा है उसके दृष्टिकोण को विस्तृत करना। चौथा है उसके मस्तिष्क को जो है विकसित करना। नेक्स्ट है उसके चरित्र का निर्माण करना। और सिक्स्थ है उसकी जो है सौंदर्यानुभूति की शक्ति का विकास करना। ये जो है स्कूल संगठन के जो हैं उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि आपको बताना कि जो सहकारी अधिगम है इससे आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, सहकारी अधिगम कक्षा की क्रियाओं के संचालन या संगठन का एक उपागम है। ये क्रियाएं शैक्षणिक और सामाजिक अधिगम अनुभवों के रूप में हो सकती हैं। विद्यार्थियों को 2 समूहों में संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। इसमें हर समूह की सफलता के साथ ही हर व्यक्ति की सफलता होती है। सहकारिता संयुक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इकट्ठे कार्य करना है। सहकारी क्रियाओं में व्यक्ति ऐसे जो है उत्पादन की अपेक्षा करता है जिससे उसे स्वयं को भी तथा समूह के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचता हो। सहकारी अधिगम छोटे समूहों का जो है अनुदेशनात्मक उपयोग है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं का और दूसरों का अधिगम अधिकतम कर पाए। इसके अंतर्गत कक्षा के सदस्यों को छोटे समूह में संगठित कर दिया जाता है। यह सब अध्यापक से निर्देशन मिलने के बाद ही किया जाता है। इसके पश्चात वे सभी उस कार्य को तब तक करते हैं जब तक समूह के सभी सदस्य उस कार्य को सफलतापूर्वक समझ नहीं लेते और उसे पूरा नहीं कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की मुख्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि शिक्षण की मुख्य योजनाएं कौन कौन सी है। पहली है वार्षिक योजना जिसको हम ईयरली प्लानिंग बोलते हैं। दूसरी है इकाई योजना जिसको हम यूनिट प्लानिंग बोलते हैं। तीसरा है दैनिक पाठ योजना यानी कि डेली लेसन प्लान। नेक्स्ट है इकाई योजना से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि आपको जो इकाई योजना बतानी है क्या होती है। तो इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लानिंग, यदि अध्यापक अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करना चाहता है तो उसे पहले अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। उसे अपना कार्य फिर उसी योजना के अनुसार करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह पूरे पाठ का दैनिक पाठ योजना या फिर जो संपूर्ण पाठ की इकाई योजना तैयार करें। वास्तव में कोई भी कार्य तभी सफल हो पाता है जब उसके लिए एक अच्छी व व्यवस्थित योजना तैयार की जाए। अब जो वाशिंग है इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि इकाई
अर्थपूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं का वह व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों से उद्देश्य की प्राप्ति करता है, जिससे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सकें और अपने व्यवहारों में वांछित परिवर्तन ला सकें। दूसरे जो हैं ये है रिस्क के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं के समानता या एकता को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई योजना के लाभ बताइए, यानी कि इकाई जो योजना है इसके क्या क्या लाभ हैं और इसके दोष भी बताने हैं, यानी कि दोनों जो हैं बात एक ही में पूछी हैं, लाभ और दोष। सबसे पहले लाभ को डिस्कस कर लेते हैं, इकाई योजना के लाभ क्या हैं। तो इस जो इकाई योजना के द्वारा विषय वस्तु का संगठन ठीक प्रकार हो जाता है। दूसरा, इकाई योजना से शिक्षण अच्छे प्रकार नियोजित हो जाता है। तीसरा है, इसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों की क्रियाएं पहले ही सुनिश्चित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वातावरण को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण बालक अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। ये इसके लाभ हैं। अब इसके दोषों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके दोष और कमियां क्या क्या हैं। पहली कमी है, इकाई योजना तैयार करना एक कठिन कार्य है। दूसरा, इसमें अधिक धन का जो है आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, इसमें अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, इकाई योजना के अनुसार पढ़ाने में शिक्षण जो है यंत्रवत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना का क्या अर्थ है। पाठ योजना की जो है इसका मतलब आपको बताना है, लेसन प्लान। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ योजना बहुत ही जरूरी होती है। पाठ योजना के बाद अध्यापक को कक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती और वो शिक्षण अधिगम का कार्य भली भांति अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। शिक्षक को शिक्षण के दौरान 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है शिक्षण से पहले की अवस्था, दूसरा है शिक्षण अवस्था और तीसरा है शिक्षण के बाद की अवस्था। पाठ योजना का संबंध शिक्षण से पहले की अवस्था के साथ है। पाठ योजना शिक्षण की जो है क्रिया का एक योजना है। अब बात करें कि पाठ योजना की जो अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविस ने क्या कहा है। डेविस के अनुसार कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की प्रगति के लिए कोई बात बाध्य नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। दूसरा जो है बिनिंग बिनिंग ने क्या कहा है। बिनिंग ने कहा है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को जो है परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्धता से व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना शामिल है किसमें, पाठ्य योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य योजना की आवश्यकता बताएं कि पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले है कि किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ्य योजना बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। दूसरा है, पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार, निर्णय लेने और कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। तीसरा है, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठ्य योजना बहुत ही जरूरी होती है। चौथा पॉइंट है, उसके द्वारा शिक्षण कार्य को अच्छी रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। पाठ्य योजना तैयार करने से शिक्षक यह मान पाता है कि उसे कक्ष में कौन कौन सी गतिविधियां करवानी चाहिए जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक रुचिकर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य योजना की विशेषताएं बताएं। तो एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो देखिए, पहली है, पाठ्य योजना को सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, अच्छी पाठ्य योजना से कक्षा में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ्य योजना से सहायक सामग्री की आवश्यकता का पता चलता है और अध्यापक को कौन कौन सी सहायक सामग्री कक्ष में ले जानी है। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ्य योजना से शिक्षण के दौरान बच्चों को रुचि बन जाती है। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य योजना में अध्यापक अपनी कमियों और विशेषताओं की ओर विशेष ध्यान दे सकता है, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सकता है तथा विशेषताओं को और अधिक बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य योजना में विद्यार्थियों की विशेषताओं और विकास की झलक स्पष्ट नजर आती है। और नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य योजना से भविष्य में शिक्षण के लिए उत्तम नियोजन का रास्ता खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ। आपको बताना विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी 2 व्यक्ति या बालक एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वो दिखने में एक जैसे लगे, परंतु गुण, चरित्र, आचार विचार के आधार पर उसमें भिन्नता होती है। विद्यालय जाने वाले लगभग बालक सामान्य स्तर के होते हैं, परंतु कुछ बालक सामान्य स्तर से ऊपर के स्तर के होते हैं या कुछ नीचे के स्तर के होते हैं। सामान्य स्तर से ऊपर तथा नीचे स्तर के बालकों को हम विशिष्ट बालक या असामान्य बालक की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह के बालकों के लिए भी जो शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का कर्तव्य है। इन बालकों में कुछ प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े व मंद बुद्धि होते हैं। कुछ शारीरिक रूप से कमजोर बालक भी होते हैं।
इस प्रकार के बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के आधार पर की जाती है। उनकी आवश्यकताओं, गुणों, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुसार उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य लिखिए कि इसके उद्देश्य क्या है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसके बताने हमें। पहला है, यह मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रभावित बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरा है, यह बालकों में आत्मविश्वास पैदा करती है। तीसरा है, यह विशिष्ट बालकों में हुई हीन भावना को दूर करती है। चौथा है, यह विशिष्ट बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ती है। पांचवा है, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साधारण लोगों की विशिष्ट बालकों के प्रति रुचि व दृष्टिकोण को बदलना है। छठा है, यह बालकों में प्रेरणा प्रदान करती है ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ये जो है विशिष्ट शिक्षा के जो है उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य पुस्तकों के क्या लाभ है, यानी आपको जो है पाठ्य पुस्तकों के लाभ बताने हैं क्या क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक। देखिए, पहला लाभ है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित ढंग से चलती है। दूसरा है, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से बच्चों को यह पता चल रहता है कि उसे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तीसरा है, पाठ्य पुस्तकें अध्यापक को पाठ तैयार करने में सहायता करती है। चौथा है, शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए भी पाठ्य पुस्तकें आवश्यक होती हैं। पांचवा है, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक साथ अनेक बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। छठा है, ये पुस्तकें पाठ को दोहराने व गृह कार्य करने में बच्चे की सहायता करती हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से बच्चों में जो है स्वाध्याय की आदत का जो निर्माण होता है। आठवां पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकें अध्यापकों की पूरी तरह निपुण न होने की कमी को पूरा करती है। नौवीं जो है इसके लाभ हैं, पाठ्य पुस्तक बच्चों के ज्ञान की परीक्षा लेने में भी सहायक है। 10th पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकें ज्ञान के विकास के साथ साथ बच्चों का जो मनोरंजन भी करती है। तो ये इसके लाभ हैं। आप कोई भी जो है 4-5 पॉइंट जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 का आता है तो आपको सभी जो 10 के 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के निर्माण के उद्देश्य बताएं, यानी कि प्रश्नों के निर्माण के क्या उद्देश्य हैं, यानी कि पर्पजेज ऑफ ए क्वेश्चन फ्रेमिंग। तो पहला है, बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए। दूसरा है, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है, बालकों के ज्ञान की परीक्षा के लिए। चौथा है, बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए। पांचवा है, बालकों का मूल्यांकन करने के लिए। छठा है, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। सातवां है, बालकों की झिझक को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, लास्ट है, बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को दोहराने एवं प्रयोग करने के लिए जो है प्रश्नों का निर्माण करना जरूरी है। नेक्स्ट है, अच्छे प्रश्न की विशेषता बताएं कि अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन। तो पहली विशेषता है, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनकी सहायता से शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। दूसरा है, प्रश्नों की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि सभी बालक उनका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। चौथा पॉइंट है, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसका उत्तर देने के लिए बालक को अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। पांचवी विशेषता है, प्रश्न इतने सरल तथा छोटे होने चाहिए कि उनका उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में दिया जा सके। छठी विशेषता है, प्रश्नों का उत्तर निश्चित होना चाहिए। सातवां है, प्रश्न पाठ के प्रत्येक भाग से पूछे जाने चाहिए। तो ये जो है इसकी क्या क्या है विशेषता है अच्छे पाठ की, ये जो है विशेषता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है। अनुशासन जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो डिसिप्लिन के शब्द की जो है व्युत्पत्ति यानी कि जो उपज है लैटिन भाषा के शब्द जो है डिसिप्लस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या आज्ञा का पालन करना। प्रत्येक समाज व राष्ट्र के कुछ नियम एवं रीति रिवाज होते हैं। कोई भी समाज जिन मान्यताओं को अपनाता है उसके नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। जब तक व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है लेकिन जब वह उन नियमों का पालन नहीं करता है तो अनुशासनहीन समझा जाता है। अनुशासन का अर्थ है समाज के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना। शिक्षा की सफलता के लिए भी जो अनुशासन पर ही जो निर्भर रहती है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा यह महत्वपूर्ण है कि अच्छे अनुशासन को आचरण के स्वेच्छाधारी सवरों के साथ विद्यार्थी को जो है संलग्नता के रूप में न लिया जाए, बल्कि उसे व्यवहार के दायित्व के रूप में लिया जाए। यानी कि डिसिप्लिन के द्वारा जो बच्चा अच्छे से एजुकेशन वगैरह ले सकता है उसको अच्छा समझा जाता है। तो डिसिप्लिन आपको पता है, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं पे भी हो, सभी जगह जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अनुशासन की आवश्यकता एवं महत्व बताइए कि इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। तो सबसे पहला देखिए, अनुशासन अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यापक अनुशासन के माध्यम से ही विद्यालय में अच्छा वातावरण बना सकता है।
दूसरा है विद्यालय का अनुशासन हमारे समाज के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं को अनुशासन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अच्छे प्रशासन के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी संस्था को अनुशासन के अभाव में सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है अनुशासन छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इससे उनमें जो है आत्मविश्वास जैसी भावनाओं को विकास होता है। पांचवा पॉइंट है अनुशासन के माध्यम से छात्रों की नैतिक विकास होता है। छठा पॉइंट है अनुशासन छात्रों की प्रभावी शक्तियों के प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। और सेवंथ पॉइंट है जो अनुशासन छात्रों में आत्मविश्वास तथा उचित दृष्टिकोण पैदा करने के लिए सहायक होता है। तो ये जो है इसकी क्या है अनुशासन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट से क्या अभिप्राय, जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। आपने सुना होगा श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट को श्यामपट्ट या फिर ब्लैक बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर काले रंग का जो पेंट किया जाता है। आजकल स्कूलों में कई रंगों के बोर्डों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको उचित नाम चौक बोर्ड है, चौक बोर्ड बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग अध्यापक सुविधा के लिए चौक से लिखकर छात्रों को समझाने के लिए करता है। श्यामपट्ट का प्रयोग अध्यापक अपने पाठ को सरल बनाने के लिए करता है। विभिन्न रंगों वाले बोर्डों के विभिन्न रंग के चौकों का प्रयोग किया जाता है। तो श्यामपट्ट को जो ब्लैक बोर्ड या फिर जो है चौक बोर्ड बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर टीचर जो लिख के बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। श्यामपट्ट के प्रकार बताइए कि श्यामपट्ट कितने प्रकार के होते हैं, इनके ब्लैक बोर्ड कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है सीमेंट का बोर्ड, दूसरा है लकड़ी का बोर्ड, तीसरा है शीशे का बोर्ड, चौथा है काले कागज का बोर्ड, पांचवा जिसको हम बोलते हैं लपेटन बोर्ड जो फोल्ड हो जाता है। अगर हम इसमें इसके महत्व की बात करें कि श्यामपट्ट की क्या ज़रूरत है, तो श्यामपट्ट के फायदे वगैरह बहुत सारे हैं। देखिए पहला है कि श्यामपट्ट शिक्षक को सबसे अच्छा सहारा है। शिक्षक इस चाक बोर्ड पर जितना अधिक प्रयोग करता है वह उतना ही अधिक सफल होता है। आप छात्रों को किसी भी विषय को पूर्ण व सही ज्ञान देने के लिए जो है ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अन्य साधनों के न मिलने की कठिनाई आ सकती है, परंतु चाक बोर्ड आसानी से जो प्राप्त हो जाता है। और इस ब्लैक बोर्ड यानी कि जो श्यामपट्ट है, इस जो है शिक्षण के लिए जो सबसे प्रभावशाली जो साधन माना जाता है, क्योंकि इसके हेल्प से जो है आसानी से जो है चीज़ें समझाई जा सकती हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के बारे में आप क्या जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक हमें जो है किन को बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है। तो देखिए जो प्रतिभाशाली जो बालक होती हैं इनकी जो है इनके बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। कि डेफिनेशन ऑफ गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट, तो जो है टर्मन के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण देन हो, उसको हम जो है प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। जो बीटी हैं, जो विट्टी हैं, विट्टी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिभाशाली बालक वे हैं जिनकी उपलब्धि संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरे कार्यों में लगातार व उत्तम होती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस तरीके से होती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए ये अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये सीखने और समझने में तेज होते हैं, ये नई चीज़ों को सीखने में अधिक रुचि रखते हैं, ये किसी भी चीज़ के सीखने के लिए लगातार ध्यान दे सकते हैं, वे अपने समूह के नेता होते हैं, वे सामाजिक कार्यों में रुचि देते हैं, वे अपने आयु के बालकों के साथ रहते हैं, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। ये जो है प्रतिभाशाली जो बालकों की क्या होती हैं विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदबुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो मंदबुद्धि बालक आपको पता होगा क्या होते हैं, जिनमें थोड़ा सा जो दिमाग है वो कम होता है इनमें। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि कुछ बालक मानसिक रूप से उप सामान्य होते हैं। ऐसे उप सामान्य बालक शिक्षा में अध्यापक के शिक्षण कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं या फिर आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसे बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से पिछड़े ऐसे बालक संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक परिपक्वता तथा बौद्धिक प्रवीणता में भी पिछड़े रहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से भी जो परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उनका सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार उनकी आयु के बच्चों के साथ पिछड़ जाता है। आइजेंक ने क्या कहा है, इन्होंने बताया कि जो आइजेंक है इन्होंने बताया कि मानसिक क्षमताओं का पूर्ण एवं अपर्याप्त सामान्य विकास ही मानसिक बुद्धि जो है मंदबुद्धिता कहलाता है। हैंक ने क्या कहा, हैंक ने कहा कि मंदबुद्धि बालक वे हैं जो किसी कार्य को करने के लिए इसलिए असमर्थ है क्योंकि उनमें मानसिक परिपक्वता की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि आपको डिफाइन करना है कि मूल्यांकन क्या है। आपने जो बहुत बार आपने देखा होगा मूल्यांकन
किसी चीज़ का यदि काम वगैरह करते हैं तो टीचर उसका मूल्यांकन करते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसके बाद रिजल्ट देखते हैं, वो क्या एक मूल्यांकन है बच्चों का। तो मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन से अभिप्राय है पाठ्यक्रम के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना, यानी कि जो उनको पढ़ाया गया है उन्होंने कितना सीखा है उसका मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना। मूल्यांकन शब्द का अर्थ बहुत अधिक विस्तृत है। शिक्षा के उद्देश्यों और मूल्यांकन में बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी मूल्यांकन के द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। परीक्षण और मापन की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का कहीं अधिक व्यापक अर्थ है। मूल्यांकन विद्यार्थी की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण पद्धति को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसके द्वारा अध्यापकों की शिक्षण विधियों की सफलता या असफलता के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा कोई भी विधि अच्छी है, कौन सी बुरी है आदि के बारे में बताया जा सकता है। मूल्यांकन की सहायता से विद्यार्थी की विभिन्न चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। निर्माणात्मक आकलन से आपका क्या अभिप्राय है कि निर्माणात्मक आकलन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों के द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने व प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगा। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, शिक्षक द्वारा दी जाती है, यानी कि ये आमतौर पर जो है शिक्षक के द्वारा दी जाती है, लेकिन हमेशा नहीं दी जाती। निर्माणात्मक आकलन उस समय में किया जाता है जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो। इसका अर्थ है अनुदेशन के दौरान विद्यार्थियों का आकलन। निर्माणात्मक आकलन में शिक्षा के उद्देश्यों की जांच की जाती है तथा जो अध्यापक तथा विद्यार्थी इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक सफल हुए हैं, वे उन उद्देश्यों को किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं। निर्माणात्मक आकलन में विद्यार्थी अध्यापक के कार्यों की जांच करके उन्हें गुण दोष नहीं निकाले जाते, बल्कि उनके कार्यों में सुधार के लिए जो है उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। संकलनात्मक आकलन से क्या अभिप्राय है, क्या होता है संकलनात्मक, जिसको हम सुमेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इस आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के रूप में जो है के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो पहला था निर्माणात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो तो क्या था, सीखने के लिए आकलन, और ये क्या है संकलनात्मक, ये है सीखने के आकलन। आगे बात करते हैं। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि तथा कार्य प्रदर्शन की पहचान करने के लिए सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि 1 सत्र या 1 वर्ष हो सकती है। इसमें पाठ्य जो वस्तु है कि सभी इकाइयों के शिक्षण के अंत में जब विद्यार्थी सभी इकाइयों के देय परीक्षणों को उत्तीर्ण कर लेता है, तब अंत में संकलनात्मक आकलन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के सत्र का बोध होता है और विद्यार्थियों की सफलता के आधार पर शिक्षण व अनुदेशन की प्रभावशीलता का आकलन होता है। ये दोनों प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षण अधिगम की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। संकलनात्मक परीक्षण में विद्यार्थी की अधिगम कठिनाई को जो महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। पोर्टफोलियो से आपका क्या अभिप्राय है। आपने सुना होगा पोर्टफोलियो, इससे आपका क्या अभिप्राय है, जिसको हम बोलते हैं संचित अभिलेख, यानी कि पोर्टफोलियो। संचित अभिलेख एक ऐसा साधन है जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य इकट्ठा करके रखा जाता है, यानी कि जो कार्य उन्होंने किया है उनको इकट्ठा करके रखना। इससे शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की शिक्षण प्रक्रिया के विकास, परिणाम और प्रभावों की जांच समय समय पर कर सकते हैं। यह साधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों के क्रमिक विकास की जांच करता है और शिक्षण प्रक्रिया की जांच में सहायक होता है। आकलन का यह शैक्षिक यंत्र शिक्षण के महत्वपूर्ण जो है साक्ष्यों को उपलब्ध कराता है तथा छात्र के ज्ञान व उसके व्यवहारिक प्रयोग को प्रदर्शित करता है, जबकि पारंपरिक परीक्षाएं ज्ञान को रखने व पुनः लिखने से संबंधित हैं, जो यह छात्र के अवधारणात्मक विकास को प्रदर्शित नहीं करते। हालांकि परंपरागत परीक्षाओं के अपने उद्देश्य होते हैं और इन्हें भी जो संचित अभिलेख में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। त्रुटि को हम बोलते हैं जिसको एरर एनालिसिस। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान छात्र सभी बातों को पूर्ण रूप से सीख पाएं या उनमें कुछ कमियां रह गई हैं, तब इन कमियों के कारणों को पता लगाने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है।
इस प्रकार की कमियां तथा कमियों के कारणों का पता लगाना ही त्रुटि विश्लेषण है। यानी कि जो भी कमी है, जो गलती है, उनका पता लगाना क्या है, त्रुटि विश्लेषण। यदि कोई छात्र विशेष या छात्रों का एक समूह कुछ मामलों में किसी विषय की संकल्पनाएं नहीं सीख पाए, अर्थात उनके अधिगम में कुछ त्रुटियां या कमजोरियां रह गई हैं, तब इन कमियों तथा उन कारणों का सही आकलन हेतु निदानात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसे विस्तृत विश्लेषण के तहत छात्रों द्वारा उनमें की गई त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है। इनमें छात्रों ने जिस संप्रत्या को सीखने में गलती की है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं त्रुटियों को ज्ञान प्राप्त कर उनके कारणों की खोज करना ही जो त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान से आपका क्या अभिप्राय है कि निदान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए निदान, जिसका मतलब होता है डायग्नोसिस। तो निदान से अभिप्राय है अधिगम संबंधी कठिनाइयों व कमियों का पता लगाना तथा यदि संभव हो सके तो इनके कारणों का पता लगाना। यानी इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के संबंध में पूरे मामले की जानकारी को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके। दुर्भाग्यवश आज भी शिक्षकों के पास निदान करने वाले उपकरण बहुत ही कम मात्रा में हैं, जिसके द्वारा सही निदान किया जा सकता है। यानी कि जो है अगर वो साधन होते हैं तो अच्छे से तरीके से जो है पता लगाया जा सकता है उनकी कमियों का। सामान्य प्रकार की गलतियों का सामान्य प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षणों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रकार की कमियों का पता केवल विशेष नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही जो है लगाया जा सकता है। संपूर्ण कौशल के लगातार अभ्यास के द्वारा बच्चे की उन विशिष्ट कमियों या कमजोरियों का पता लगाया जाता है जिन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। अच्छा निदान तथा अच्छी अध्ययन प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने चाहिए। नैदानिक सामग्री को केवल तभी तैयार किया जा सकता है जब सभी कौशलों का अलग अलग पता लगाया जाए। कुल मिलाकर बच्चा वही सीखता है जिसका वह अभ्यास करता है। जिन बिंदुओं पर बच्चे गलतियां करना आरंभ करते हैं उनका पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की त्रुटियों का निवारण। त्रुटियां किन कारणों से हो रही हैं, सर्वप्रथम विवेक द्वारा पता लगाना चाहिए। अगर छात्र गुणा एवं भाग में हासिल भूल जाता है, जो हासिल लेते हैं वो भूल जाता है, तो कारण क्या है, इसे स्पष्ट करने के बाद ही जो है निवारण संभव है। यानी कि क्या कारण है, पहले उसका पता लगाना, फिर उसका निवारण करना, यानी कि उसका सॉल्यूशन करना। ऐसे समय में छात्रों के साथ प्रेम व सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन से छात्र में प्रेरणा आती है और बल भी मिलता है, जिससे वे अपेक्षित सुधार करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है एवं उनके प्रति जो है प्रगति प्रारंभ की जा सकती है। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को हीन भावना से बचाता है। वह उन्हें जो है कुसामंजस्यता की हीन भावना से मुक्त कर देता है। जब तक हीन भावना नहीं बनी रहेगी, छात्र प्रगति नहीं कर सकते। यदि हीन भावना बनी रहेगी तो जो छात्र है वो क्या नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है। आपने सुना होगा कंप्यूटर, बहुत बार सुना होगा आपने, जो ये लैपटॉप वगैरह यूज़ करते होंगे। कंप्यूटर मानव द्वारा बनाई गई एक मशीन है जो उन आंकड़ों से संबंधित सही उत्तर देती है जो उनमें डाले गए हैं और ऐसे विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा करती है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह अगर उसको देते हैं तो उसका जो है रिजल्ट निकालती है। और कंप्यूटर का आपको पता होगा जगह जगह पे यूज़ होता है, हर जगह पे, चाहे बैंक होते हैं, घर पे जो गेम वगैरह खेलते हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी है, स्कूलों में भी जो डाटा एकत्रित करने के लिए हर जगह कंप्यूटर के लिए जो है ज़रूरत है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जो है ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट का मतलब अंदर डालना और आउटपुट का मतलब बाहर निकालना। तो कंप्यूटर में जो है पार्ट होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, यहाँ पे उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो एक होता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है माउस, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस कौन से हैं जो बाहर निकालते हो, तो आउटपुट होता है मॉनिटर, जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखती है, और एक होता है लेजर प्रिंटर, जिस मतलब प्रिंटर मान सकते हो। प्रिंटर के जो है अलग अलग टाइप हैं, डॉट, एक जो है लाइन बोलते हैं जिसको, और एक लेजर। तो ये प्रिंटर के जो है टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट को परिभाषित कीजिए कि इंटरनेट क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा इंटरनेट। आजकल संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन। अब हम कंप्यूटर की सहायता से विश्व में कहीं भी संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आज दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक
शैक्षणिक और खेल संस्थाएं लोगों तक इंटरनेट के माध्यम से जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस कारण हम आज घर बैठे विश्व की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। किसी एक स्थान पर एकत्रित जानकारी के स्रोत को वेबसाइट कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, वेबसाइट पे। एक वेबसाइट में किसी एक व्यक्ति, विषय या संस्था विशिष्ट की जानकारी होती है। प्रत्येक वेबसाइट पर जानकारी को पृष्ठों में दिया जाता है, इन्हें वेब पेज कहते हैं। जानकारी शब्दों या चित्रों के माध्यम में हो सकती है। मुख्य पृष्ठ पर जानकारी जिन शब्दों या चित्रों के रूप में हो जाती है उनके माध्यम से अधिक जानकारी तक पहुंचाया जा सकता है जो अन्य पृष्ठों में होती है। इस प्रकार के आपसी संबंध को जो है हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट का क्या अर्थ है? इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, और दूसरा है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? अनुसंधान के बारे में आपको बताना है, इससे क्या अभिप्राय है। देखिए, अनुसंधान ज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। केवल ज्ञान के विकास का ही नहीं अपितु सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का एक सशक्त माध्यम भी है। अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में उनके प्रकार की सामग्री यानी कि डाटा एकत्रित करके तथा उसका विधि पूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक झूठ क्यों बोलता है, यानी कि बालक झूठ क्यों बोलता है, विद्यार्थी परीक्षा में असफल क्यों होता है, तो ये सभी कारण हैं इसके, इनके बारे में पता लगाना। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएं सदैव उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे प्रश्न बार बार उभरते रहते हैं जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते। इन समस्याओं के समाधान एवं इन अनुत्तरित प्रश्नों के विषय विश्वसनीय एवं वैध उत्तर प्राप्त करने की विधि ही जो है अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय है कि आंकड़े क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है, जिसको हम बोलते हैं डाटा। किसी भी परीक्षणों में किसी व्यक्ति की जो है परफॉर्मेंस यानी कि कारगुजारी का मापन आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये अंक किसी कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए समय के रूप में या किसी दिए गए समय में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में हो सकता है। ये अंक कार्य की कठिनाई स्तर के रूप में भी जो है परिणामों की श्रेष्ठता के रूप में अभिव्यक्त नहीं होते। ये अंक की जो है यानी कि डाटा कहलाते हैं, यानी कि आंकड़े कहलाते हैं। अब आप बात करें तो आंकड़े सदैव हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। व्यापक रूप से किसी समूह को माप से संबंधित संख्यात्मक विवरण को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़े, एक होता है सेकेंडरी। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी। जिन आंकड़ों को कोई शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से कार्य क्षेत्र यानी कि फील्ड्स में जाकर इकट्ठा करता है उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यानी कि जो आंकड़े खुद किसी के द्वारा जो है निकाले जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो प्राथमिक है। सेकेंडरी आंकड़े जब अनुसंधानकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों द्वारा संकलित आंकड़ों को अपने उपयोग में लाता है तो उन्हें सेकेंडरी आंकड़े कहते हैं। यानी कि जो आंकड़े किसी और के द्वारा तैयार किए गए हैं लेकिन आप उनका कर रहे हैं। किसी समूह के माप से संबंधित संख्यात्मक विवरण को आंकड़े कहा जाता है। अनेक संस्थानों विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं जिससे वे अपने निर्णयों तथा कार्यों को सही ढंग से निर्देशन, सुधार या मूल्यांकन कर सकें। सारा ब्लैकवेल के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध कार्य है जिसका संबंध स्कूल की समस्याओं से है जो कि स्कूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूल की दशा में सुधार हेतु संपन्न किया जाता है। जैन फ्रेंच साहित्य के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान एक क्रमबद्ध परीक्षण है जो व्यक्तियों या समूहों के द्वारा अपने कार्यों में उन समस्याओं के उत्तर ढूंढते हैं जो अभी तक निरंतर हो तथा अपने ही कार्यों में अपनी क्रियाशीलता के सुधार करने के लिए केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार बताइए, यानी कि इसके जो प्रकार कौन से हैं। पहला है निदानात्मक प्रकार, दूसरा है सम्मिलनात्मक प्रकार, तीसरा है अनुभाविक प्रकार, चौथा है प्रयोगात्मक विकास। ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान के जो है प्रकार हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी जो है इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डीएड, बीएड, जेबीटी जिसके भी चाहे बीएसटी हो अगर पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल की PDF
यदि आपको नोट्स वगैरह भी डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए भी जो है आप वेबसाइट पर जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।